हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करें न्यू लेक्चर। और लेसन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि ये जब 2016 17 18 में ये 11th में था। उसके बाद ये 1920 में 12th में आ गया। और आगे ये जो है वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी है। तो ये लेसन जो है ये कंटिन्यू चल रहा है और ये आगे पीछे होता जाता है। ठीक है, तो आप अगर 11th में है तो फिर भी इसको भी तो देख सकते हैं। 11th में अगर जिसके कोर्स में है वो भी पढ़ सकता है इसे। 12th में 12th वाले भी पढ़ सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन वाले वो भी पढ़ सकते हैं। और मैं स्पेशली ये जो बना रहा वीडियो वो ग्रेजुएशन बेस पे बनाऊंगा। लेकिन अगर आप 12th में है, अगर आप 12th में है तो वो भी बताओ इसी लेक्चर को देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ और जीरो से स्टार्ट करके वो एडवांस क्वेश्चन तक ले जाऊंगा जो ग्रेजुएशन लेवल पे और वो 12th लेवल पे, जहाँ पर ये दोनों लेवल पे आते हैं उन सारे लेवल को हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो 12th पे जो स्टूडेंट है 12th वाले का भी सिलेबस पूरा होगा। और यही बच्चा एक साल के बाद जब ग्रेजुएशन में जाएगा तो उसको सारा कंसेप्ट पहले से ही पढ़ाया मिलेगा। तो वो इसमें ये 16-17 नंबर का आता है ग्रेजुएशन में, तो उसका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक साल में एक लेसन 2 बार आ रहे हैं, या कहने को एक ही लेसन को अगर हम एक साल अच्छी तरह से पढ़ लेते 2 साल काम आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस लेसन की क्या नीड है, क्या इनमें लिखा गया है। तो पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार की होती है। ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार की होती है, लिख लेते हैं, साथ साथ लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग होती है। कैसे प्रॉफिट मेकिंग? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। ठीक है, और एक होती है नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। कहने का मतलब, जैसे मैं आपको समझाऊं कुछ एग्जांपल से। मान लो रिलायंस जो है, रिलायंस वो क्या, वो प्रॉफिट कमाती है ना। वो अपनी इंडस्ट्री से प्रॉफिट कमाती है। समाज सेवा तो बाद की बात है, पहले वो ये सोचती है कि कैसे उन्हें प्रॉफिट हो। और समाज सेवा नहीं करती, प्रॉफिट नहीं हुआ ना उन्हें तो समाज सेवा भी नहीं करेगी। ठीक है, जानते हो रिलायंस और ये टाटा बहुत दान देते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ तो दान भी नहीं, बिल्कुल। ठीक है, जैसे रिलायंस, टाटा, विप्रो, ये सारी कंपनी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। क्या है? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो इन कंपनी के हमने अकाउंटिंग के बारे में हम जान चुके हैं। 11th में हमने इतनी सारी चीज की थी, जैसे हमने सबसे पहले हमने जर्नल, फिर लेजर, फिर क्या क्या था, सब्सिडरी बुक, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारी चीजें हम, इसकी तो जर्नल एंट्री और सॉरी इनकी काउंटिंग तो हमने सीखा, 11th में सीखा। 12th में कंपनी के बारे में सीख लेंगे। ठीक है, कंपनी की काउंटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, और ग्रेजुएशन में भी सीखेंगे। लेकिन बात रही ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, जैसे अब मैं एग्जांपल दे दूं पहले कि क्या कौन कौन सी। जैसे सबसे जो हम जिसे मंदिर कहते हैं, हमारे लिए तो मंदिर है ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर CA बन के तैयार होते हैं। ठीक है, उसके बाद ICMA, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे CMA बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये प्रॉफिट नहीं कमाते, ये अब ये प्रॉफिट नहीं कमाती है लेकिन फीस लेती है। वो एक मिनिमम फीस लेती है जिससे उनकी संस्था चलती रहे। ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं होती है। जैसे हम बात करें ड्यू में जितने भी कॉलेज है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, वो जो है बच्चों को नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए या डिग्री देने के लिए खुली होती है। प्रॉफिट मायने प्रॉफिट होता है, लेकिन ये इस मकसद से ही नहीं खोला गया है कि प्रॉफिट हो। इसके बाद जितने भी मंदिर हो,
मंदिर, जितने भी हॉस्पिटल हो, ये सब प्रॉफिट के लिए नहीं खोला जाता। स्कूल हो, मान तो इन तीनों संस्था में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए नहीं खोला जाता। ठीक, तो ये सारी चीजें अब इनके लिए, अब मैं इसकी बात करूं इन सारी चीजों के लिए, तो हमने ये सारी चीजें अकाउंटिंग में सीखा, लेकिन अब बात आती है कि ये इनके लिए अकाउंटिंग क्या करे। तो अब दिमाग में बात आ सकती है कि प्रॉफिट तो करते ही नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है, तो हम इसकी अकाउंटिंग ही क्यों करें। तो बात ऐसी है कि फिर भी जो हमारा लॉ कहता है कि आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, फिर भी कुछ लिमिटेड अकाउंट तो आपको बनाने ही होंगे। ठीक है, देखना पड़ेगा कि आप करते हैं ऐसा क्या है, कितना आपके पास इनकम का सोर्स है, कितना आप एक्सपेंडिचर करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, आप पे कंट्रोल रखा जाए, गवर्नमेंट आप पे कंट्रोल कैसे रखेगी। तो इसके लिए कि हमारे जो यहाँ से लॉ जो पास होता है ICAI, ठीक है, इन्होंने कहा, ठीक है, जितनी भी पूरे पूरे इंडिया में जो भी अकाउंटिंग पे जो भी लॉ पास होता है, जो भी देखा जाता है, वो सारी इसकी निगरानी में, इनकी निगरानी में होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला, ठीक है, और ये संस्था भी, अब ऐसा मत कहना है कि बताओ इस सर आपने इसमें क्यों लिखा, हाँ ये संस्था भी और ये लॉ भी पास करती है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने कहा कि आपको कुछ तो रिकॉर्ड रखना होगा लिमिटेड में, तो लिमिटेड रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है, लिमिटेड रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड, रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड। तो लिमिटेड रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। तो अब बात आती है कौन कौन से अकाउंट आपको बताओ मेंटेन करने होंगे। तो इन्होंने कहा कि आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे, 3 अकाउंट, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले इनको कहा गया कि आपको ये बताना होगा कि आपकी संस्था में कितने पैसे आते हैं और कितने पैसे जाते हैं। आपके संस्था में कितने पैसे आते हैं, मतलब आप कहाँ कहाँ से इनकम सोर्स है इस संस्था को, ये संस्था सारे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ से पैसे, प्रॉफिट नहीं कमाएगी, लेकिन ये तो बताओ कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ जाते हैं। तो इस इनको कहा गया कि आपको अकाउंट बनाना होगा रिसीट्स। बस अभी मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या बनाना होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, रिसीट से मतलब प्राप्ति, कहाँ से प्राप्ति और कहाँ कहाँ भुगतान करते हैं आप। ठीक है, अकाउंट मेंटेन करना होगा। और ये अगर आपने 11th में अगर पढ़ा ही होगा, 11th में कैश अकाउंट पढ़ा होगा, कैश अकाउंट, ये बिल्कुल वैसा ही है, कैश अकाउंट जैसा ही, जो भी कैश आएगा, जो भी कैश जाएगा, ठीक है, जो भी कैश आएगा, जो भी कैश जाएगा, रिकॉर्ड करना होगा। और एनपीओ में है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, तो इसको हम इस नाम से जानेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक, इसके बाद दूसरा अकाउंट जो हम 11th में बनाते थे फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें उसी चीज को बोला गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपको मेंटेन करना होगा। देखो प्रॉफिट नहीं कमाती है, फिर भी आपको ये दिखाना होगा कि करंट ईयर में आपने कितना इनकम किया है और कितना एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, ये एज लाइक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। ठीक है, और उसके बाद आप तो जानते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वैसे ही होगा जो फाइनल अकाउंट में हम बनाते थे। तो बैलेंस शीट भी सेम तरीके का होगा, कुछ एडिशनल हमारे पास एडजस्टमेंट आ जाते हैं जो फाइनल अकाउंट में नहीं करते थे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, एक्स्ट्रा कुछ ट्रीटमेंट आ जाता है, तो वो हम आगे देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की बात को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है, एक टी शेप अकाउंट है, टी शेप अकाउंट है ये हमने बनाया, साथ साथ बना लेते हैं, ज्यादा नहीं, 6 लाइन ज्यादा हो जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं, छह लाइन बहुत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और मैंने ये बताया था ये किसकी तरह होता है, एज लाइक कैश अकाउंट की तरह होता है। किसकी तरह होता है, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, आपको नहीं लिखना है पेपर में, ये कैश अकाउंट की तरह होता है। अभी कैश अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि इस साइड क्या होता है, जितने भी पैसे आते हैं, मतलब जितने भी रिसिट्स होते हैं वो इस साइड लिखे जाते हैं, और जितने भी पेमेंट होते हैं वो इस साइड लिखे जाते हैं, है कि नहीं। जितने भी रिसिट्स होते हैं वो इस साइड, मतलब डेबिट साइड, और जितने भी पेमेंट, जितने भी रिसिट्स होंगे डेबिट साइड, और जितने भी यहाँ पे पेमेंट होंगे वो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, यहाँ पे जितने भी आते हैं वो सारे रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू जितने भी रिसिट्स होते हैं वो दो तरीके से, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होगा रेवेन्यू रिसिट्स, लिख ले पहले क्या होता है फिर बताऊंगा, रेवेन्यू रिसिट्स। और दूसरा होगा कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स दूसरा है कैपिटल रिसिट्स। और जितने भी पेमेंट होते हैं उनको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, रेवेन्यू रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट, और दूसरा होगा कैपिटल पेमेंट। अब क्या अंतर है मैं इसको बता दूं एक बार, और जिसने 11th में इस बेस जिसका क्लियर वो तो जान चुका होगा। रेवेन्यू रिसिट्स का मतलब होता है जो हमें साल में खर्चे करने होते हैं, जैसे जो हमें बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस करने होते हैं, जो भी खर्चे करने होते हैं, उसे हम रेवेन्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है साल में हम जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी हमारे बिजनेस करने से अर्न होता है, बिजनेस करने से जो अर्न होता है। अब यहाँ पे एनपीओ, यहाँ पे तो कोई बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर सोसाइटी को प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, उससे जो भी इनकम हो रहा है उनको लिखा जाएगा। जैसे मान लो इसका नाम, इसका बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी इनके पास बिल्डिंग है और इन्होंने उस बिल्डिंग से जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी को दे दिया, उससे रेंट रिसीव हुआ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेंट रिसीव हुआ, लिख लेते हैं। उसके बाद जो कमीशन, इन्होंने कोई काम कर दिया किसी का तो उनसे कमीशन मिला तो कमीशन रिसीव हुआ, ठीक है। यहाँ पे रिसीव की बात हो रही है, ठीक है, कमीशन रिसीव हुआ। तो ऐसी कई सारी चीजें बताऊं, इन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, जैसे इन्होंने इन्होंने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन। इसके बाद कोई इन्होंने कोई डिवेंचर इशू कर दिया, है ना, लोन का भी ये लोन ही ये है, एक तरह का पब्लिक से डिमांड किया हुआ लोन, ठीक। डिवेंचर इशू कर दिया, डिवेंचर इशू कर दिया, तो लोन लेना, इससे क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुआ। या मैं ये कहूँ कि इन्होंने क्या किया, अपने बताओ पास, इनके पास कोई मशीन था, कोई इक्विपमेंट था, उन्होंने सेल कर दिया, तो मशीन सेल कर दिया इन्होंने अपनी, तो इससे भी तो पैसे आए, मशीन सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। और मैं समझा दूंगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स और इसमें कैपिटल पेमेंट में क्या अंतर है। मतलब ये सारी चीजें 11th में बता रखा है, इसलिए मुझे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको भी नहीं आता वो फिर भी ध्यान से देखे, समझ में आएगा। मैं आगे इसमें क्या अंतर होता है यही बताऊंगा। रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट का मतलब होता है, रेवेन्यू पेमेंट का मतलब ये होगा कि
जो भी पेमेंट हम 1 साल के बेनिफिट को लेने के लिए कर रहे हैं, कहने का मतलब मान लो, ठीक है, मान लो कि कुछ एम्प्लॉय रखे गए हैं, कुछ एम्प्लॉय रखे गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो उन्हें सैलरी देना होगा, उनको सैलरी देना होगा। अगर कुछ मजदूर है जो यहाँ पे काम करते हैं उनको वेजेस देना होगा। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से रेवेन्यू पेमेंट कहलाती है। अब कुछ पेमेंट कैपिटल पेमेंट कब होते हैं, जब हम किसी का बेनिफिट हम लंबे समय तक लेने वाले हैं, ठीक है, जैसे, और उस पे हमने पेमेंट किया, जैसे हमने ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें कंप्यूटर लगाने हैं, कंप्यूटर पे पेमेंट कर दिया, कंप्यूटर, ठीक है, कुछ हमने कंप्यूटर परचेज कर, लिख लेते हैं इसको पूरा, कंप्यूटर परचेज कर लिया, या कुछ हमें मशीनें खरीदनी है तो मशीन हमने परचेज कर लिया। तो ये जो पेमेंट है वो कैसा कहला रही, कैपिटल पेमेंट, क्योंकि हमने इन सारी चीजें एसेट्स को खरीदने के लिए हमने यूज किया। अब आगे क्या होता है, फिर इसको खींच के बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। तो अब ये तो हमारे पास इनकम है, ये इनकम नहीं कहेंगे, ये तो रिसिट्स है, मतलब इतना कैश हमारे पास क्या हुआ, आया है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये सारी चीजें क्या है, रिसिट्स है, मतलब ये सारे कैश का आना है, यहाँ पे सारे कैश आए हैं, ठीक है। तो ये कैश मान लो इधर सपोज करो कि 10,000 आएगा, ठीक है, और 10,000 इधर लिखा, और ये सारा पेमेंट करके हमने यहाँ पे 9,000 हमने पेमेंट कर दिया। तो बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 1,000, ठीक है, टोटल हो गया 10,000। अब आपको ये दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि हमेशा कि यहाँ पे ही बैलेंस सीडी क्यों आएगा, यहाँ क्यों नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक बात बताऊं, अगर जेब में अगर 100 रुपये हो तो आप 110 रुपये कैसे खर्च कर सकते हैं, यही ना। तो 110 तो कभी खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जितना उसके पास पैसे होगा उससे या तो कम करेगी कभी, या तो उसको बराबर करेगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो इसलिए बैलेंस सीडी कभी भी इधर नहीं आएगा। और ये क्या है बैलेंस सीडी, यहाँ पे वो कैश है जो उनके पास बचा हुआ है, ये क्या है बैलेंस सीडी, तो इतना 1,000 उनके पास कैश है, ठीक है। तो ये लास्ट में जो कैश बचा है वो अमाउंट आता है बैलेंस सीडी में, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हुआ कि फर्म जो है, फर्म कह रहे हो यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इसमें ये कर लेते हैं कि कितना रिसिप्ट्स हुआ, कितना पेमेंट हुआ, ठीक। इसके बाद वो ये देखती है कि उनका ये सारे कैश आने का रीजन क्या है, इन सारे कैश का आने का रीजन क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को अगर पेमेंट करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश। तो मुझे बताओ ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन है। रीजन दो तरीके के रीजन होगा, एक तो होगा कि ये रीजन जो है कैश आने का रीजन, कैश आने का रीजन, ये कैश आया है ना, कैश आया कि गया है, यहाँ पे कैश गया है, ठीक है, कैश गया है। तो किस रीजन से क्या है कि रेंट का पेमेंट क्या है। तो जितने भी रेवेन्यू पेमेंट, मैं आपको एक काम करता हूँ, इस फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते हैं और ये फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, समझना है इसको। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। अब समझे इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, क्या लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर। याद है आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या लिखा जाता था, इधर
जितने भी लिखे जाते थे एक्सपेंस लिखे जाते थे, इधर क्या लिखे जाते थे, इनकम। ठीक है, वही बिल्कुल सेम है। ठीक, तो मैं अब आपको जितने भी एक्सपेंस और जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंस यहाँ लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंस का रीजन देखना होता है कि कौन सा एक्सपेंस और कौन सा इनकम यहाँ लिखा जाए, क्योंकि सारे एक्सपेंस और सारे इनकम, कहने का मतलब है सारे एक्सपेंस और सारे इनकम नहीं लिखे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी रिसीट्स हुए, रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, यहाँ पे जितने एक्सपेंडिचर या हम बोले पेमेंट हुए है ना, रेवेन्यू पेमेंट या कैपिटल, ये सारी चीजें दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो अब कौन सा चीज यहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर कहलाएंगे जो रेवेन्यू पेमेंट होगा, जो क्या होगा, रेवेन्यू पेमेंट होगा। और यहाँ पे वो सारे इनकम लिखे जाएंगे जो रेवेन्यू रिसीट्स होंगे, जो रेवेन्यू रिसीट्स होंगे। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि रेवेन्यू रिसीट्स तो यहाँ हो गया और रेवेन्यू पेमेंट यहाँ हो गया। तो बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट में मैं बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो ये चीज ना बहुत ध्यान से सुनने वाली, और अगर ये आप समझ जाते हैं तो एनपीओ कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट रखना होगा कि ये रेवेन्यू और कैपिटल और इनमें क्या अंतर है। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट में जितने भी कैपिटल रिसीट होंगे, कैपिटल रिसीट्स जितने भी होंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। और कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट जितना भी होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अब इसी अकाउंट से, किस अकाउंट से, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कुछ चीजें यहाँ जाएगी और कुछ चीजें बैलेंस शीट में जाएगी। बात समझ में आ रही है, कुछ चीजें यहाँ जाएगी और कुछ चीजें बैलेंस शीट में जाएगी। तो अब उसका हम रीजन कैसे पता करते हैं कि कौन सी चीज यहाँ जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी। तो हमें ये देखना है कि देखो सब चीज जो यहाँ रिकॉर्ड की गई वो कैश से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कैश से रिलेटेड। जो कैश आया है वो इस साइड लिखा गया है, और जो पेमेंट किया गया है, जो कैश के जाने का रीजन है वो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर में ये लिखा जाएगा इनका रीजन, इन दोनों चीजों का रीजन। तो जो रेवेन्यू पेमेंट है वो यहाँ मतलब डेबिट साइड और इनकम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं, ये मैंने एक जर्नल एंट्री पास किया था, जर्नल एंट्री पास किया मैंने यहाँ पे और बताया रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो बताओ ये क्या है, देख रेंट का पेमेंट करना कौन सा, क्या रीजन है, रेंट पेमेंट करना कौन सा पेमेंट है, रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। तो रेंट पेड करना रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट है। एक और एंट्री करता हूँ, कैश का पेमेंट हुआ है मशीन को परचेज करने में, मशीन को परचेज करने में। तो कैश तो गया है लेकिन मशीन को परचेज किया है। तो मुझे बताओ ये कौन सा पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट या कैपिटल पेमेंट। तो ये है कैपिटल पेमेंट। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी रेवेन्यू पेमेंट होगा, जो भी रेवेन्यू पेमेंट होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट। ठीक है, और जो भी कैपिटल पेमेंट होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल पेमेंट एसेट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन। बात समझ में आई। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मिटा के ये सारी चीजें।
ये हमने मिटा दिया, ये हमने मिटा दिया। ठीक, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, मान लो रेवेन्यू रिसीट्स जो हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है 8 लाख का। कितने का? 8 लाख का। ब्लू पेन से लिखते हैं 8 लाख। ठीक, और कैपिटल रिसीट जो हुआ है वो हुआ है 5 लाख का। ये 5 लाख का हुआ। ठीक है, इसके बाद रेवेन्यू पेमेंट जो उन्होंने सैलरी वेजेस पे कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आई है, और ये सारी चीजें उन्होंने जो पेमेंट किया 2,40,000 का उन्होंने पेमेंट कर लिया। सैलरी दे दिया एम्प्लॉय को, और वेजेस दे दिया लेबर को, इस तरह से। और जो उन्होंने कंप्यूटर परचेज, मशीन परचेज करके उन्होंने 3,60,000 रुपये कुछ इस तरह का पेमेंट किया। ठीक है, ये पेमेंट कर दिया। अब मुझे बताओ, ये तो आया, जो टोटल कितना आया ये देख लेते। 13 लाख टोटल कितना आया? 13 लाख टोटल उन्होंने पेमेंट करके कितना कर दिया? ये हो गया, ये हो गया 3 और 3 6, और 13 में से 6 गया तो कितना? 7 लाख इनके पास कैश बच गया। बात ठीक है कि नहीं? ये टोटल 13 लाख इनका भी हो गया। अब अगर हमें इनको क्लासिफाई करके इनके इनकम एक्सपेंडिचर में और कहाँ कौन सा जाएगा, तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जितने भी रिवेन्यू रिसिट्स था, रिवेन्यू रिसिट्स वो कहाँ जाएगा? इनकम साइड में रिवेन्यू रिसिट्स, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसिट्स कितना हो गया? रिवेन्यू रिसिट्स हो गया 8 लाख। तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 लाख का अमाउंट। इसके बाद रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू पेमेंट जितना भी रेवेन्यू पेमेंट देख लो कितना है? 2,40,000 इन्होंने पेमेंट कर लिया इतना। ठीक, इसके बाद ये हम हटा देते हैं, टोटल करते हैं इसे। ये टोटल किया इसे, किस साइड का ज्यादा है? ये साइड ज्यादा है, 8 लाख है। ये 8 लाख हुआ, यहाँ पे एक जीरो कम है, ये भी 8 लाख। तो मुझे बताओ, इनकम इतना और पेमेंट इतना, एक्सपेंडिचर इतना क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कहना गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए तो काम ही नहीं करती है। तो प्रॉफिट ना कह के इसको हमने, ये इंस्टीट्यूट ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने दूसरा नाम दिया, उसका नाम दिया सरप्लस। क्या नाम दिया? सरप्लस। ठीक है प्रॉफिट ही है, लेकिन प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं, इसे कहेंगे सरप्लस। तो सरप्लस कितना हो गया? जो बैलेंसिंग फिगर आएगा माइनस करके वो आएगा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि जो टोटल में से माइनस करने के बाद आता है। ठीक है, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ, ये चीजें रिवेन्यू आ गया, क्या आ गया? सरप्लस हमारे पास ये आ गया। इसके बाद कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट कितना क्या था? कैपिटल पेमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है? ऊपर देख लेते हैं। कैपिटल पेमेंट हुआ 3,60,000, 3,60,000। यहाँ पे करो 3,60,000। और कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स जितने भी बैंक लोन होते हैं जो, तो ये है 5 लाख। ठीक है, कितना है? 5 लाख। ये है 5 लाख। ठीक, और यहाँ पे ये मशीन हटाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैश बचा था, यहाँ पे जो कैश है, कैश वो भी तो एसेट्स है। कितना? 7 लाख। वो है 7 लाख। कितना है? 7 लाख। तो 7 लाख लिख लिया। इसके बाद कैपिटल फंड, देखो जिस तरह से हम फाइनल अकाउंट में पढ़ते थे कि कैपिटल पार्टनर कह रहा हूँ, कैपिटल होता था ऑनर का, यहाँ पे हम कैपिटल नहीं कह सकते, कैपिटल फंड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टार्ट हुई है, इसके पास पहले से कोई कैपिटल फंड नहीं है, तो नहीं लिख लेंगे। और इसी में जो हम पहले प्रॉफिट ऐड करते थे, अब क्या ऐड होगा? सरप्लस। सारी चीजें वही है, सरप्लस। अभी अभी मैंने बताया कितना हुआ सरप्लस? 5,60,000।
तो इन्हें ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे कितना, 5,60,000। अब देखो इसे ऐड करते हैं, कितना आया, कितना, 10,60,000, और यहाँ पे कितना आया, 10,60,000। हमेशा इक्वल आएगा, हमने काम ही ऐसा किया है क्योंकि काउंटिंग जो है डबल एंट्री पे चलता है और हमने सारी डबल एंट्री किया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। तो मैंने ये आपको बता दिया कि किस तरह से। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको कि जो भी रेवेन्यू पेमेंट, या हम ये कहेंगे जितनी भी सैलरी कमीशन वेजेस, ये सारी चीजें क्या होती है, रेवेन्यू पेमेंट होती है। और जो भी हम एसेट्स को परचेज करने के लिए लेते हैं, मशीन, बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी चीजें होती है कैपिटल पेमेंट। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, डिफरेंट कैसे हम करेंगे कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो एक लाइन खींच लेते हैं हम अच्छे से, कॉपी के बीचों बीच एक पेज लेके उसमें लाइन खींच लेते हैं। चलो एक लाइन खींचते हैं। सीधी लाइन क्यों नहीं खींची जा रही है, ठीक है, हमने लिख लिया। एक साइड लिखना रेवेन्यू नेचर, और एक साइड लिखना कैपिटल नेचर। ठीक, और कैपिटल नेचर के जितने भी होंगे सब कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, और जितने भी रेवेन्यू नेचर के होंगे वो भी दो पार्ट में बांटे जाते हैं। एक होता है रेवेन्यू नेचर में, एक होता है रिसीट्स रेवेन्यू नेचर वाले, एक होगा रिसीट्स और एक होगा पेमेंट। जितने भी रेवेन्यू नेचर को रिसीट्स, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इनकम, साथ साथ लिखना है इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का जो भी मिल जाए, अगर रिसीट्स हुआ तो इनकम साइड में जाएगा, कहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर पेमेंट हुआ और रेवेन्यू नेचर का हुआ तो वो हमेशा पेमेंट साइड जाएगा, पेमेंट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये दो अलग अलग जगह जाएंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसके बारे में। जितने भी कैपिटल नेचर के होंगे, तो कैपिटल नेचर के भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल पेमेंट। तो जितने भी कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे, जो रिसिप्ट्स होगा, जो रिसिप्ट्स होगा, क्या हो रहा, गलत कैसे लिखा जा रहा है इसमें, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होगा वो जाएगा लायबिलिटी साइड। कहाँ जाएगा वो, लायबिलिटी साइड। ठीक है, याद रखना, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जितने भी रिसिप्ट्स होंगे कैपिटल,
वो लायबिलिटी साइड जाएगा, ठीक है। और लायबिलिटी साइड जाना, हर चीज लायबिलिटी नहीं होता, ये आगे मैं बताऊंगा फिर से कि हर चीज जो लायबिलिटी साइड जाती है वो हमेशा लायबिलिटी नहीं होती है। उसमें कुछ चीजें ऐसी आती है, जितने भी कैपिटल नेचर के होते हैं लायबिलिटी साइड जाती है लेकिन लायबिलिटी नहीं होती है। इसमें जो रीजन है मैं आगे बताऊंगा। आगे लिख लेते हैं, पेमेंट पेमेंट जितने भी पेमेंट होंगे जो कैपिटल नेचर के होंगे पेमेंट, वो होगा एसेट साइड जाएगा। क्या होगा? एसेट साइड जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। आगे आगे एक और चीज लिखनी है हमें, ये चीजें है इसको हटाए तो ये बात समझ में आ गई। और रेवेन्यू नेचर में और कौन सी चीज आती है, तो ये पॉइंट एक था, तो ये पॉइंट दूसरा लिखेंगे। जो भी रिकरिंग नेचर का हो, नेचर का होगा, वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा। किस नेचर का? जो बार बार करते हैं, जो बार बार करते हैं, ठीक है, जो बार बार करते हैं रेवेन्यू नेचर का होगा। जैसे सैलरी पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना, ठीक है, और कमीशन पेमेंट करना। हर बार साल में 5 बार करना पड़े, 10 बार करना पड़े, ठीक है, हर महीने करना पड़े, हर 15 दिन में करना पड़े, जो भी रिकरिंग नेचर का होगा, एक बार करना ना हो, बार बार करना हो, उसको हम ये मान लेते हैं कि वो रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। जैसे हम सैलरी पेमेंट करते हैं, एक बार नहीं करेंगे ना। कोई भी अगर एम्प्लॉय है, वो एक महीने सैलरी लेगा, दूसरे महीने लेगा, तीसरे महीने, ऐसा नहीं है 5 साल में एक बार, है ना। तो इसी तरह से जो रिकरिंग नेचर का कहलाएगा वो रेवेन्यू होगा। और जो नॉन रिकरिंग होगा, जो नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, वो कैपिटल नेचर का होगा। जो नॉन रिकरिंग नेचर होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल नेचर होगा। जैसे मशीन परचेज करना, ठीक है, या कोई चीज, जो मशीन को परचेज करना कैपिटल नेचर का है, मशीन को सेल करना वो भी कैपिटल नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक साल में कोई मशीन पुरानी हो गई, 5 साल में कोई मशीन पुरानी हो गई, तो एक बार करती है। ऐसा थोड़ी कि रोज वो मशीन बेचेगी, जब तक उसका ये बिजनेस ना हो, ठीक है। तो वो चीजें नॉन रिकरिंग नेचर का हमेशा कैपिटल नेचर आ जाता है, नॉन रिकरिंग नेचर कैपिटल नेचर में कहलाएगा। इसके बाद ये पॉइंट मान लो एक लिख लो, तो इसको दो, ठीक है, नहीं इसको भी एक लिखेंगे, इसी में दो लिखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी स्मॉल अमाउंट, कोई भी स्मॉल अमाउंट रिकरिंग नेचर का हो और स्मॉल अमाउंट हो, कैसा हो? स्मॉल अमाउंट हो, स्मॉल अमाउंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है वो हम कहेंगे वो रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। बात समझे यहाँ पे? जैसे क्या होता है, जैसे कुछ क्लब खुले होते हैं, क्लब खुले होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग हर एक महीने कुछ स्मॉल अमाउंट देते हैं। जैसे जैसे मैं ये कहूँ कि उसमें कुछ मेंबर जो फिक्स मेंबर होते हैं कुछ डोनेट करते रहते हैं, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और 10, 20, 50 जो भी उनको फिक्स होता है, 150, 200 रुपये, वो फिक्स अमाउंट डोनेट करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलता है, हर एक महीने करते हैं। तो ये स्मॉल अमाउंट का होता है, तो हम कहेंगे ये रिकरिंग नेचर का है, ये रिकरिंग नेचर का है, स्मॉल अमाउंट है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट है, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू नेचर का। अगर इसी जगह अगर कोई बिग अमाउंट, अगर कोई बिग अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन में आए,
तो वो हमेशा कैपिटल नेचर का माना जाएगा, हमेशा कैपिटल नेचर का माना जाएगा। ठीक है, कोई भी बिग अमाउंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वो कैपिटल नेचर का ही माना जाएगा। ओके, ठीक। कोई ऐसी प्राप्ति, समझना, वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। कोई ऐसे रिसिट्स, कोई ऐसा रिसिट्स जो जर्नल पर्पज के लिए हो। ठीक है, जर्नल पर्पज के लिए हो। जर्नल पर्पज मतलब मान लो कोई किसी ने आया कुछ लाख 2 लाख, अब ये अमाउंट कुछ दिया, ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, लाख 2 लाख नहीं, कुछ अमाउंट दिया और उसने कुछ नहीं कहा, और हम उसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम उसको या तो हम उसे सैलरी देते, किसी को वेजेस देते जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जनरल पर्पज है, पैसा आया है, रिसिट्स है, और जनरल पर्पज के लिए तो हम उसे बोलेंगे कि वो रेवेन्यू नेचर का है। किस नेचर का? वो रेवेन्यू नेचर का है। इसके बाद अगर कोई रिसिट्स हो, कोई पैसा आए, कोई प्राप्ति हो जिसमें स्पेसिफिक पर्पज बोला गया है, स्पेसिफिक पर्पज भी साथ साथ आया है ना। सुना होगा स्पेसिफिक पर्पज का मतलब है, जैसे मान लो कोई आया 5 लाख रुपए दिया मंदिर में और कह दिया कि मंदिर के लिए नई मूर्ति बनवा देना। तो उसने जो डोनेट किया, जो भी दिया, ठीक है, जो भी रिसिट्स हमें मिला, ऑर्गेनाइजेशन को मिला, वो एक स्पेसिफिक पर्पज भी बता के गया है। जब ऐसा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर है। इसका कैसा नेचर है? कैपिटल नेचर है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंडिचर। किसे हम एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, हम एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? और वो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का होगा, वो कैसे पता चलता है? तो ये इसका बेनिफिट करंट ईयर में ही मिल जाना चाहिए, करंट ईयर में ही मिल जाना चाहिए। करंट ईयर का मतलब होता है कि अगर हमने कोई खर्चा किया, उसका बेनिफिट अगर हम मुझे करंट ईयर में, मैंने सैलरी पेमेंट किया, एम्प्लॉय ने काम कर लिया 1 महीना, सैलरी का बेनिफिट जो है मुझे करंट ईयर में मिल गया। मैंने रेंट पेड किया, सैलरी का बेनिफिट मुझे, सॉरी, रेंट का बेनिफिट मैंने उसको यूज कर लिया, उस बिल्डिंग को यूज कर लिया, उसका बेनिफिट मुझे करंट ईयर में मिल गया। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ये किस नेचर का है? ये रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, अभी भी मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलेगा, उसे हम बोलेंगे कैपिटल नेचर का है। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदा, आज भी यूज हो रहा है, अगले साल भी यूज होगा, उसके अगले साल, फ्यूचर तक उसका चलेगा, अगले 50 साल तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मशीन आज यूज हो रहा है, अगले साल यूज होगा, उसके अगले साल, इस तरह से 20-25 साल तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइफ जो भी उसकी हो, 5 साल हो तो 5 साल तक। तो ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये किस नेचर का हुआ? कैपिटल नेचर का हुआ। तो ये बात समझ में आती है कि एक्सपेंडिचर भी हमें किस नेचर का आता है। अगर वो करंट ईयर में उसका बेनिफिट मिल जा रहा है तो हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का है। अगर उसका बेनिफिट काफी दिनों तक मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा मिलेगा, तो हम कहेंगे कि वो जो है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसे खत्म करता हूँ कि किस तरह से हम जान चुके हैं कि रेवेन्यू
रेवेन्यू नेचर में रिसीट्स और पेमेंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और कैपिटल नेचर में हम रिसीट्स और पेमेंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा है। फिर से बता देता हूँ एक चीज और, कि सर अगर यहाँ पे एक बात आ सकती है जो आपके दिमाग में नहीं है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। किसी के दिमाग में बात नहीं उठी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। अगर अगर सर ये बताओ, कोई स्मॉल अमाउंट आए और स्पेसिफिक पर्पस के साथ आए, तो तो हम कौन से नेचर का कहेंगे? कौन से नेचर का कहेंगे? रिवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर? या ये कहा जाए, कोई जनरल पर्पस के लिए, कोई जनरल पर्पस के लिए बड़ा अमाउंट आ जाए। कैसा अमाउंट? बड़ा अमाउंट, है ना, बड़ा अमाउंट आ जाए, तो हम उसको कौन सा नेचर का मानेंगे? कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर? कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर? तो मैं इसको खत्म करने के लिए, इस जो विडंबना है, इस डायलेमा को खत्म करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लो आप एक मंदिर में गए, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक है, ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो समझ लेना, ठीक। यहाँ पे मंदिर है और मंदिर के ऊपर एक झंडा भी होता है, ये झंडा है, ठीक। आप मंदिर में गए और उस दिन ना मंदिर में पूजा हो रही थी। क्या हो रही थी? पूजा हो रही थी। तो आपने देखा कि मंदिर के ग्राउंड में, ये मंदिर है, मंदिर का ग्राउंड बहुत काफी बड़ा है, कि मान लो मंदिर का ग्राउंड है। कहानी को समझना, ठीक है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे बीच में वो मंदिर की एक मूर्ति थी, मंदिर की मूर्ति यहाँ पे थी, और यहाँ पे ना कुछ लोग इस घेरे में, कुछ लोग बैठे हुए थे, और आप भी गए पूजा देखने के लिए, आपकी भी आस्था है पूजा में, तो आप भी जाकर बैठ गए। तो आप भी सोचे कि अब मंदिर के, अब ये गेट बन, ये ग्राउंड है, ठीक है, अब मंदिर में कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, कुछ लोग यहाँ बैठे थे, और जो अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए थे वो यहाँ बैठे हुए थे। तो आपने भी अच्छे कपड़े पहने थे, आपने भी सोचा कि यहाँ पर, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ये दरवाजा बना देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जाके आपको भी बैठने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे आप यहाँ पे गए तो आपको आपको देख के यहाँ पे जो दरबान था उन्होंने बोला कि आपकी जगह वहां पे। तो ठीक है, आप भी यहाँ पे बैठ गए, जाकर आप भी यहाँ बैठ गए, ठीक है। पूजा हुई, पूजा होने के बाद सब कुछ फिनिश हुआ, और यहाँ पर आपने सोचा अब सब कुछ खत्म, लेकिन यहाँ से कुछ लोग उठकर यहाँ पर खड़े हो गए, और यहाँ पे मंदिर का पुजारी जो है वो कहने लगा कि रमेश ने मंदिर को ₹1,00,000 का चंदा दिया है, और इससे इससे मंदिर की मूर्ति बनवाई जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से दिनेश उठ के खड़ा होता है, वो मंदिर को 50,000 चंदा देता है और कहता है मंदिर में, यहाँ पे पार्क में कुछ व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। इस तरह से कई लोग खड़े होके डोनेशन करते हैं, ठीक है, चंदा देना स्टार्ट करते हैं। आपके मन में भी एक भावना जागी कि मैं भी घर से ₹5 लाया हूँ, मैं भी आज जाता हूँ और उन्हें चंदा दे देता हूँ और कह देता हूँ कि मंदिर में एक नई बिल्डिंग बना दे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से खड़े हुए और जैसे ही जाने लगे, और यहाँ पे क्या हुआ, एक दान पात्र रख दिया गया, और यहाँ पर आपने ₹5 निकाला और डाल दिया, ठीक है। आपने दान पत्र निकाला और यहाँ डाल दिया। क्या आप उस मंदिर के पुजारी को क्या कोई छोटा अमाउंट देकर ये कह सकते हैं कि इस मंदिर में मूर्ति बनवा देना, ठीक है, इस मंदिर में कुछ ऐसा करवा देना? नहीं, क्योंकि कभी भी स्मॉल अमाउंट
एक स्पेसिफिक पर्पज के साथ ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा दिमाग में ये सवाल ही गलत हो गया, कभी भी स्मॉल अमाउंट जो है स्पेसिफिक पर्पज के साथ आएगा ही नहीं। ठीक, तो सर अगर कहीं बिग अमाउंट किसी बिना पर्पज के अगर आता तो बिग अमाउंट अगर यहाँ पे एक बंदा था खड़ा होकर, उसने मंदिर को 60,000 रुपए का डोनेशन किया और उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, दीवार मंदिर कुछ नहीं, उसने पार्क वार्क कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये जो बिग अमाउंट है वो बिना पर्पज के भी कैपिटल नेचर का ही माना जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ तक ये जो बात हुई है, ये इस सारी दुविधा को दूर करने के लिए, तो कोई भी छोटा अमाउंट स्पेसिफिक पर्पज के साथ नहीं आएगा, और कोई भी बड़ा अमाउंट अगर बिना किसी पर्पज के बताया गया है तो वो बिग अमाउंट वो हमेशा कैपिटल नेचर का ही माना जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगली कुछ ट्रीटमेंट को देख लेते हैं, जो ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इस चैप्टर के लिए नया है, इस चैप्टर में है लेकिन पहले आज तक हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो नया इसी यहाँ पे हम इसके लिए डिस्कस करते हैं।